नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और कैसे इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत एक बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। और आज की जो सबसे प्रमुख खबर है वो है नेपाल के बारे में। दरअसल नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का एक हिस्सा है जो कि केपी ओली के नेतृत्व के खिलाफ है, उनका नेतृत्व पसंद नहीं करता और प्रचंड के नेतृत्व में ये जो हिस्सा है ये केपी ओली का इस्तीफा चाहता है और चाहता है कि प्रचंड जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने। अब इससे जो नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें एक बहुत ही बड़ा आंतरिक द्वंद्व चल रहा है और ये जो पार्टी है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी इस वजह से अब विभाजन की कगार पर है। भारत ने हालांकि नेपाल की इस कश्मकश पर औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि जहां बात नेपाल के राजनीतिक सिस्टम की है, भारत अब वहां बहुत बच बच के चलता है, क्योंकि भारत पर पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करता है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए भारत ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये बात मानी जा रही है कि भारत का भी यही मत है कि नेपाल में जो राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है उसका एकमात्र हल नए सिरे से चुनाव होना है, क्योंकि जो आंतरिक द्वंद्व चल रहा है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में, तो प्रधानमंत्री जो वहां के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उन्होंने वहां का संसद भंग कर दिया है, नेपाली पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी है। तो अब नए सिरे से चुनाव होने के अलावा कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब इस मामले में चीन की भूमिका बहुत दिलचस्प रही है। जैसा कि हम आपको अपनी खबरों में पहले भी बता चुके हैं कि जो नेपाल में चीनी राजदूत हैं हो यंकी, उनका काफी समय से इसको लेकर ये रोल रहा है, ये भूमिका रही है कि वो एक तरह से नेपाल में चीन की इन्फ्लुएंसर के तौर पर कार्यरत है, एक तरह से लाल देश के लिए प्रोपोगंडा कर रही है हो यंकी नेपाल में। तो हो यंकी ने भी अपनी तरफ से कोशिश की बहुत स्थिति संभालने की कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका विभाजन ना हो और किसी तरह से हालात संभल जाएं, लेकिन बात नहीं बनी। और इसीलिए चीन ने पहले ओली के नेतृत्व को प्रमोट किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है तो चीन की उससे नजदीकियां हैं, तो चीन चाहता है, ये चीन के हित में है, चीन के सरोकार में है कि नेपाल में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का ही जो शासन है वो बना रहे। और चीन किसी भी कीमत पर ये जोखिम मोल नहीं लेना चाहता कि नेपाल में कोई दूसरी सरकार आए, ऐसी सरकार जो कि उतना चीन के पक्ष में ना हो, जो चीन की उतनी हितैषी ना हो। तो चीन ने पहले तो ओली के नेतृत्व को प्रमोट किया, पहले ओली की हिमायती बन गई, क्योंकि उसे लगा कि उसके नेतृत्व में नेपाल से चीन जैसा चाहता था वैसा करवा सकता था। लेकिन जैसे जैसे नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका आंतरिक द्वंद्व गहराता गया, जैसे जैसे ये आंतरिक द्वंद्व और गहरा होता गया, वैसे वैसे ओली भी एक प्रकार से चीन के साथ उतना सुर में सुर नहीं मिलाया। प्रधानमंत्री केपी ओली ने फिर उन्हें भी लगने लगा कि उन्होंने चीन को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि चीन को अब नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो अब लाल देश ने फिर अपने सुर बदल डाले और फिर उसने एक अपना उच्च स्तरीय मंडल, प्रतिनिधि मंडल भी भेजा नेपाल में। और ये जो उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है फिर ये इस बात में लग गया, इसने बहुत से नेताओं से, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, दूसरे नेताओं से मुलाकात की और फिर ये प्रचंड को प्रमोट करने में लग गया कि किसी भी प्रकार से वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है वो बचा रहे, भले ही प्रचंड प्रधानमंत्री बने या ओली प्रधानमंत्री बने। तो एक तरह से फिर वो जो चीन है उसने ओली से, प्रधानमंत्री केपी ओली से किनारा कर लिया। लेकिन यहां फिर चीन को निराशा का सामना करना पड़ा, चीन के हाथ विफलता ही लगी।
तो इसीलिए अब जो हालात हैं, जो आंतरिक हालात है नेपाल के, चीन के प्रतिनिधिमंडल को वापस लौटना पड़ा बिना किसी कामयाबी के। तो अब आगे यही दिखाई देता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, उसका विभाजन होके ही रहेगा और नेपाल में नए सिरे से चुनाव होंगे। देखिए, जो नेपाल की आंतरिक राजनीति ने एक नया बेहद दिलचस्प मोड़ लिया है। ये भारत नेपाल संबंधों के लिए अच्छी बात है, एक बहुत ही सकारात्मक बात है, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो पिछले काफी समय से भारत के साथ उसका बहुत ही विरोधी रवैया चल रहा है। भारत और नेपाल के बीच बहुत से मतभेद चले हैं, बहुत से मुद्दों को लेकर कंट्रोवर्सीज हुई हैं, विवाद हुए हैं। तो ये भारत के हित में होगा अगर नेपाल में दोबारा से चुनाव होंगे। तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो जाएगा, तो उस प्रकार से बहुमत के साथ दोबारा नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी शासन में नहीं आ पाएगी। इसके विपरीत वहां पर जो विपक्ष की पार्टी है, जो वहां की ऑपोजिशन पार्टी है, नेपाली कांग्रेस, अगर दोबारा नेपाल में चुनाव होंगे तो मिली जुली सरकार बनेगी, जिसका हिस्सा शायद नेपाली कांग्रेस भी होगी। तो इसमें मुद्दे की बात यह है कि जो भी सरकार नेपाल में चुनाव के बाद बनेगी, आसार तो यही नजर आते हैं कि उसका जो झुकाव है वो भारत की तरफ होगा। वो उस तरह पूर्णतया चीन के पक्ष वाली विशुद्ध कम्युनिस्ट सरकार नहीं होगी। और वैसे भी भारत ने नेपाल के साथ अपने संबंधों को दोबारा ट्रैक पर लाने की मुहिम छेड़ दी है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली इस महीने द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत आ सकते हैं और दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर चर्चा होगी कि किस प्रकार से विकास के क्षेत्र में जो भारत और नेपाल के बीच में साझेदारी है उसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जहां तक नेपाल के आंतरिक द्वंद्व पर चुप्पी साधने की बात है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की तरफ से यह बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि भारत को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि कुछ भी करने या कहने के पीछे उसकी मंशा चाहे जो भी हो, या किसी की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन जो विश्व है वो इसी बात से उस चीज का आकलन करता है, उस स्थिति का आकलन करता है कि उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, यानी उसका परसेप्शन क्या है। और इसीलिए भारत जो है वो नेपाल के साथ अपने संबंधों को लेकर किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में नेगेटिव परसेप्शन, नकारात्मक परसेप्शन नहीं क्रिएट करना चाहता, नहीं बनाना चाहता, और इसलिए बहुत फूक के कदम रख रहा है, बहुत ही संभल के अपने रिश्तों को उसके साथ पुनः सुगम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी आज के बुलेटिन की प्रमुख खबर। और अब कुछ छोटी छोटी खबरें हैं, 2-3। कोरोना वायरस वैक्सीन के मामले में इजराइल एक ऐसा देश बन गया है जहां पे सर्वाधिक लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगा है, जहां पे सर्वाधिक लोगों का टीकाकरण हुआ है। कम से कम अब तक 1 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन इजराइल में लगाया जा चुका है और यहाँ की जो जनसंख्या है उसके 10% से भी ज्यादा हिस्से को कोरोना वैक्सीन लग चुका है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में वहां की जनसंख्या का जो 1% हिस्सा है उससे भी कम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। एक प्रकार से जो विश्व की कोरोना के साथ लड़ाई है, कोरोना वैक्सीन के क्षेत्र में, टीकाकरण के क्षेत्र में इजराइल एक प्रकार से पूरे विश्व का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है। और अब अफ्रीकी देश सोमालिया को लेकर एक दिलचस्प खबर है। विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से ऊंटों की सर्वाधिक जनसंख्या सोमालिया में है। और जिस प्रकार से हमारे देश में, भारत में लोग गाय, भैंस आदि जानवरों के दूध का नित्य सेवन करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, उसी प्रकार से सोमालिया जैसे देश में लोग ऊंट के दूध का सेवन करते हैं। ये उनके दैनिक आहार का हिस्सा है। बल्कि ऊंट के दूध का उत्पादन सोमालिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री अब देश के बाहर भी विस्तृत होना चाहती है। कुछ इस प्रकार के प्रयास इस अफ्रीकी देश की सरकार कर रही है कि जो ऊंट का दूध है उसको एक्सपोर्ट भी किया जाए और उसका एक बहुत बड़ा एक विस्तृत एक्सपोर्ट नेटवर्क बने। अगर अफ्रीकी मीडिया की बात माने तो ऊंट का दूध दुनिया का अगला सुपर फूड हो सकता है। यानी इस दूध के बहुत से फायदे हैं। इसमें आयरन, विटामिन बी और सी की मात्रा तो बहुत अधिक होती है, लेकिन इसके साथ ही फैट नहीं होता। फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है, न के बराबर होती है।
और विभिन्न प्रकार की एलर्जीज और खासकर की डायबिटीज के लिए ऊंट का दूध जो है वो अचूक औषधि मानी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई, कुछ जरूरी और कुछ दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।